हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है सप्लाई को। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इतनी हमने लाइन समझ ली कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सभी फॉर्म्स हो सप्लाई की गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है, समझ आ गया। सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो यानी बेटा अब हम बात करते हैं इन 8 पॉइंट्स की। बताए गए हैं कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सब अगर होता है गुड्स और सर्विसेज का तो वो क्या हो जाते हैं, वो मान लिए जाते हैं सप्लाई। तो क्या होता है बेटा, सेल होता है बेटा एक लॉफुल एंड परमानेंट ट्रांसफर होता है किसका, गुड्स की ऑनरशिप का। ध्यान देना बेटा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स फॉर मनी कंसिडरेशन अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो डेफिनेशन दी गई है बेटा, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में की गई। तो सेल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर क्या हो रहा है, एक परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है किसका, ऑनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। गुड्स में ऑनरशिप थी उसका ट्रांसफर किया जा रहा है अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, कंसिडरेशन क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। नेक्स्ट उसे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसे भी समझेंगे। तो सेल का मतलब ये था। अब बात करते हैं ट्रांसफर की, कि ट्रांसफर क्या होता है। तो ट्रांसफर जो वर्ड यूज किया जाता है बेटा, वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किया जाता है, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को लॉफुली क्या करता है, लॉफुली कन्वे कर देता है अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा बार्टर। बार्टर को समझते हैं। तो बार्टर जो सिस्टम है बेटा, बहुत ही पुराना और ओल्ड कंसेप्ट है। जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी तब बार्टर होता था। बार्टर में जो कंसिडरेशन होती है वो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होती है। तो क्या होता था बेटा बार्टर में, देखिए ए और बी दो पर्सन है, सपोज ए और बी दो पर्सन है, इसके पास है राइस और बी के पास है व्हीट, ये मान के चलिए अभी। ठीक है, अब बी को चाहिए राइस और ए को चाहिए व्हीट। ए जो है बी के पास जाएगा, आप मुझसे राइस ले लीजिए और बदले में मुझे क्या दे दीजिए, व्हीट दे दीजिए। तो बेटा ये हो गया बार्टर। ठीक है, एक्सचेंज हम इसे नहीं बोलेंगे। देखो ध्यान देना, एक्सचेंज लॉ जब पढ़ रहे हो बेटा तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। जो कॉमा यूज होता है वो भी मीनिंग चेंज कर देता है बेटा सेंटेंस का। जहां पर फुल स्टॉप है वो भी चेंज कर देता है। कॉलन, सेमीकॉलन, इतने बारीकी से लॉ पढ़ना पड़ता है कि अगर आप कॉलन और सेमीकॉलन को पढ़ने में गलती कर गए तो प्रोविजन का इंपैक्ट ही आप गलत समझ जाएंगे, उसका क्रक्स ही गलत निकाल पाएंगे और अल्टीमेटली आप गलती कर जाएंगे। तो लॉ पढ़ते समय बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ें, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड की अपनी पहचान है, अपनी ताकत है, इस बात को ध्यान रखें। एक्सचेंज हम यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज का मतलब डिफरेंट होता है। बार्टर समझ आ गया। बार्टर का मतलब क्या है, जहां पर कंसिडरेशन गुड्स या सर्विस की फॉर्म में हो। तो अब बात करते हैं बेटा एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज में बेटा जो कंसिडरेशन होती है वो कंप्लीटली मनी फॉर्म में नहीं होती। किस फॉर्म में नहीं होती, कंप्लीटली नहीं होती, बट कुछ फॉर्म मनी की होती है और कुछ उसके साथ गुड्स होते हैं या सर्विस होते हैं, वो होता है हमारा एक्सचेंज। ये एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है बेटा, बेसिकली उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी मोटर्स एंड जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड की। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो कंसिडरेशन होती है एक्सचेंज में वो स्टिल नॉट इन मनी बट इन फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी पूरी तरीके से क्या है, वो मनी की फॉर्म में नहीं है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, ये होता है एक्सचेंज। तो बार्टर और एक्सचेंज का डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट जो आता है वो बात करता है लाइसेंस की। लाइसेंस क्या होता है बेटा, तो लाइसेंस को समझने से पहले बेटा मैं आपको समझाता हूं लीज। लीज क्या होती है, पहले लीज समझिए। लीज क्या होती है, जहां पे पोजेशन जो होती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो ट्रांसफर कर दी जाती है अलोंग विद राइट टू यूज, यानी आपको पोजेशन भी दी जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की और उसके साथ राइट भी दिया जा रहा है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, हमारा लीज। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा लाइसेंस की। लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस जो है वो लीज की तरह ही सिमिलर होता है बेटा, लेकिन जो पोजेशन होती है वो ट्रांसफर नहीं की जाती है। वहां पर सिर्फ सिंपली क्या दिया जा रहा है, मेयर परमिशन दी जा रही है टू एंटर एंड यूज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। यानी लीज में क्या होता है, लीज में जो है
पोजीशन भी दी जाती है और राइट टू यूज मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों दिए जाते हैं। बट लाइसेंस की अगर बात करें तो लाइसेंस में क्या है, सिर्फ परमिशन दी जा रही है, परमिशन टू एंटर एंड यूज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है बेटा, लीज हो गया, लाइसेंस हो गया, समझ आ गया लीज और लाइसेंस। अब बात करते हैं रेंटल की। रेंटल होता क्या है? तो बेटा रेंटल जो है वो लीज होती है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, और रेकरिंग पेमेंट्स मिलती रहती है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी क्या हुआ, आप अगर रेंटल की बात करें तो रेकरिंग पेमेंट है जो मिलती जा रही, कंटिन्यूअस मिल रही है, वो पेमेंट्स क्या कहलाती है, हमारी रेंटल कहलाती है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो लीज होती है वही हमारा रेंटल कहलाता है। ठीक है, समझ गए? तो बेटा लास्ट जो है वो है हमारा डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है? डिस्पोजल सेल और ट्रांसफर ही होता है। बट डिस्पोजल और सेल में क्या डिफरेंस है बेटा? सेल जो होती है वो मर्चेंटेबल वारंटी के साथ होती है, यानी मर्चेंटेबल वारंटी का मतलब क्या है, वो फिट टू सेल है। बट डिस्पोजल के केस में मर्चेंटेबल वारंटी नहीं होती, ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा ये फिट फॉर सेल नहीं होती। यानी डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो फर्दर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या सेल नहीं हो सकती। इसका एक एग्जांपल लें, इनकेस कोई प्रोडक्ट हम स्क्रैप कर देते हैं तो वो डिस्पोजल माना जाता है। ठीक है, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अब इतना समझो, यानी हमने क्या कवर किया, अभी हमने किया कि सप्लाई जो इंक्लूड करती है, सारी फॉर्म्स की सप्लाई इंक्लूड कर ली थी, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। बस ये 8 पॉइंट समझने के लिए थे, इन्हें अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आगे, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी किसी कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, सप्लाई जो कर रहे हैं किसी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा यहां पर 3 डेफिनेशन और हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज कंसिडरेशन क्या होती है, सेकंड इज पर्सन क्या होता है, और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम और कवर करते हैं। तो सबसे पहले आइए बेटा, कंसिडरेशन क्या होती है। तो कंसिडरेशन का जो मतलब है बेटा, समझिए, आपने जब बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें भी कंसिडरेशन को बताया गया है समथिंग इन रिटर्न, यानी सेक्शन 2D वहां पर भी डिफाइन करता है समथिंग इन रिटर्न। वही मीनिंग जो है जीएसटी लॉ में भी लिया गया है, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए कंसिडरेशन में। और इन केस अगर आप कंसिडरेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू, तो हमारी क्लास है कंसिडरेशन पर प्रॉपर, आप वहां पर उसे डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम कंसिडरेशन समझें तो कंसिडरेशन को बोलता है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, यानी मनी में पेमेंट की जा रही है और अदरवाइज मनी के अलावा भी। यानी कंसिडरेशन क्या है, मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, इस बात का मतलब ये समझ आया, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। नेक्स्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, किसके द्वारा, बाय अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। यानी मतलब क्या हुआ कंसिडरेशन का, कि कंसिडरेशन जो है वो मनी में पेमेंट है या नॉन मॉनेटरी पेमेंट है, या कोई एक्ट है या फॉरबियरेंस है सप्लाई के लिए फॉर द सप्लाई, ये जरूरी है, बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, या तो रेसिपिएंट भी दे सकता है कंसिडरेशन या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट को भी पेमेंट मान लिया जाएगा, किस केस में, व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। यानी कंसिडरेशन तब माना जाएगा ओनली इन दोज केसेस वेयर द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। यानी कौन से वाली डिपॉजिट की बात हो रही है उसे एक बार समझते हैं। देखिए, सपोज 2 पर्सन है ए और बी। ए जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है, गुड्स की वो सप्लाई करते हैं, और बी जो है एक रिटेलर है। बी जो है वो चाहते हैं कि वो ए से ही गुड्स खरीदे। वो ए के पास जाते हैं और बताते हैं कि सर मुझे ये मेरी लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे आप जो है अपने गुड्स वो प्रोवाइड करा दीजिए। ए बोलते हैं ठीक है हम प्रोवाइड करा देंगे, बट हमारे जो पॉलिसी है वो ये है कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ से नया कनेक्ट होता है उसे एज ए सिक्योरिटी 10,000 रुपीज जमा करानी होती है, और जो वो गुड्स लेके जा रहा है उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है,
चूंकि बी को ए से ही खरीदना था तो जो शर्त ए ने बताई वो उन्होंने मान ली और 10,000 एज ए सिक्योरिटी उन्होंने जमा करा दिए और बाकी जो वो गुड्स की लिस्ट लेके गए थे वो उन्होंने परचेज कर लिए। अब ये जो 10,000 रुपीज ए को मिले, ये क्या हो गया बेटा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया ए के पास। ये कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। कब तक नहीं मानी जाएगी? व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई, यानी जब तक सप्लायर ना उसे कंसिडरेशन ट्रीट करे तब तक नहीं मानी जाएगी। इस केस में होता क्या है, अब ए और बी अच्छी ट्रांजैक्शन करने लगे हैं आपस में, बी का विश्वास हो गया है ए को कि हाँ बी जो है एक जेन्युइन पर्सन है, तो अब ए जो है उन्हें गुड्स क्रेडिट पर भी सेल कर देते हैं। ठीक है बेटा, इन केस एक मंथ का जो क्रेडिट है वो बी नहीं दे पाते, डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो ए जो है उनके पास 10,000 अमाउंट है, उस अमाउंट को अब वो यूटिलाइज कर रहे हैं एज कंसिडरेशन। तो बेटा ये जो अमाउंट यूटिलाइज हो रही है वो अब कंसिडरेशन ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? तो कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन हुआ पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, यानी मॉनेटरी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी वैल्यू, किसी एक्ट की या फॉरबियरेंस की, रेसिपेंट के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा, तो वो हो जाती है हमारी कंसिडरेशन। बट इसमें इंक्लूड क्या है? डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज पेमेंट, डिपॉजिट को भी पेमेंट मान लिया जाएगा ओनली इन ओनली दोज केसेस व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज इसमें से बाहर है कंसिडरेशन में से, वो है एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती, वो कंसिडरेशन में से माइनस कर दी जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक पर्सन है मिस्टर जॉन, वो एक गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और हर शाम को वो पार्क में जाते हैं और गिटार बजाने लगते हैं। वो जब शाम को पार्क में गिटार बजाते हैं बेटा, तो वो किसी भी पर्सन से वहां पर चार्ज नहीं करते जो भी वहां उन्हें सुन रहा है। ठीक है बेटा, शाम को वही जॉन, उनका एक बैंड है और वो बैंड क्या है, किसी होटल में म्यूजिक बजाता है और होटल वाला उन्हें मंथली पेमेंट करता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना बेटा, जो फर्स्ट केस है मिस्टर जॉन फ्री में म्यूजिक बजा रहे हैं पार्क में जाके शाम को, तो क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है क्या बेटा? ध्यान दो जरा। कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर ये सप्लाई है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान दो बेटा, सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोलती है? सबसेक्शन 1 क्लोज है, ध्यान दो फटाफट से। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सभी फॉर्म है सप्लाई की, गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, ये लाइन तुमने ध्यान से पढ़ ली, समझ आ गया तुम्हें कि हाँ जितने भी गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म है सप्लाई करने की वो सप्लाई में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, पहली लाइन समझ आ गई। एग्जाम्पल को छोड़ दो कि ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं। दूसरी लाइन को बेटा ध्यान से पढ़ो, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है। सप्लाई कर रहे हैं आप गुड्स की या सर्विस की या दोनों की, तो उस केस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होनी चाहिए, प्लस बाय अ पर्सन, पर्सन के थ्रू। तो जॉन जो है क्या वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं? देख लेते हैं सर जॉन आते हैं कि नहीं आते, समझ लेते हैं। तो बेटा आओ फटाफट से पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है? बोलती है एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है जॉन, हाँ आते हैं। ठीक है, तो यानी जॉन पर्सन तो है, ये मैंने मान लिया। पूरी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं एक बार, और ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है इसका हम आंसर निकालते हैं पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्लॉज ए का। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अभी स्टिल पेंडिंग है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे जब पूरा क्लॉज पढ़ लेंगे उसके बाद। हाँ जी, तो पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है? एन इंडिविजुअल, a HUF, a company, a firm, a LLP, a AOP और BOI, whether incorporated or not, incorporated है या नहीं है, इंडिया में है इनकॉर्पोरेटेड या नहीं है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड ना हो आउटसाइड में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, दोनों चीजों को कवर कर लिया। एन AOP और BOI whether incorporated or not in India और outside India। ठीक है, नेक्स्ट, any corporation established by any central, state, provincial act or government company as defined in 2 subsection 45 of Companies Act 2013, यानी जो सेंट्रल या स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट ने बनाई है या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी, उनकी बात कर रहे हैं।
एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो बाहर इंडिया के बाहर कॉर्पोरेट हुई है उससे भी कवर कर लिया गया है, वो भी पर्सन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, कहीं पर भी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ से वो रजिस्टर्ड है होनी चाहिए, तभी वो क्या है पर्सन के डेफिनेशन में। लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन है, सोसाइटीज भी पर्सन है, ट्रस्ट भी पर्सन है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी पर्सन है। ठीक है, समझ आ गया। और इसके अलावा उन्होंने बोला जो ऊपर पर्सन की डेफिनेशन ये सब दी गई है, इनके अलावा अगर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बचता है तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर है। तो पर्सन की डेफिनेशन कितनी वास्ट है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। तो ये थे हमारे पर्सन की डेफिनेशन। अब समझते हैं, बात करते हैं कंसेप्ट की। वो क्या बोलता है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी एक पर्सन है जो कंसिडरेशन के लिए गुड्स की या सर्विस की सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक कि वो पर्सन क्या ना कर रहा हो, सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के लिए वो सप्लाई ना कर रहा हो, तब तक वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब बिजनेस का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा, बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस ये नहीं है कि जो पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए किया जाता है वो बिजनेस। पेक्यूनरी होता है आर्थिक लाभ, यानी जो आर्थिक लाभ के लिए किया गया काम वो बिजनेस है, ऐसा हम मान लेते हैं। बट जीएसटी लॉ ऐसा नहीं मानता। उसने बिजनेस की डेफिनेशन को काफी वाइड किया है। समझिए बेटा बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। इसीलिए मैं इस क्लॉज पर आपके साथ इतना टाइम डिवोट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है पूरे जीएसटी लॉ का। ये आपने समझ लिया तो फिर उसके बाद पूरा जीएसटी लॉ आसान है। तो बात करते हैं बिजनेस होता क्या है बेटा। आइए फटाफट से कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एटसेट्रा। एटसेट्रा में उन्होंने क्या इंक्लूड किया गया बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि वो एटसेट्रा में क्या इंक्लूड किया है उन्होंने। एटसेट्रा में है बेटा वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एटसेट्रा में इंक्लूड है। इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर या प्रोफेशन या वोकेशन या एडवेंचर आप कर रहे हैं, भले ही उसमें कोई आर्थिक लाभ हो या ना हो, या जो आप ट्रेड या मैन्युफैक्चर या प्रोफेशन या वोकेशन या एडवेंचर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका क्या है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, यानी साल में एक बार हो गई, या कोई कंटिन्यूटी नहीं है, 6 महीने में एक बार करते हैं, फिर 8 महीने में हो जाती है, कभी 10 महीने लग जाते हैं। तो बेटा यानी क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, वोकेशन से रिलेटेड है, एडवेंचर से है, वेजर से है, वो सारी एक्टिविटी क्या मान ली गई है, वो सारी एक्टिविटी है बिजनेस। और बिजनेस होने के साथ साथ ये नहीं कि वहां पर मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो, कोई जरूरत नहीं है आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या नहीं, हम नहीं कंसीडर करने वाले। हमने जब भी क्या मान लिया, बिजनेस। नेक्स्ट है बेटा सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सप्लाई हो रही है या एक्विजिशन यानी परचेज। सप्लाई हो रही है, परचेज हो रही है किसकी, गुड्स की। गुड्स में क्या है, कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी इंक्लूड है। इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, आप क्या कर रहे हैं, कुछ शुरू करने जा रहे हैं, कुछ स्टार्टअप वगैरह है आपका, आप शुरू करने जा रहे हैं उसे, और उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, किसका, गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, बिजनेस है। आपका वो स्टार्टअप फेल हो गया, आपको नहीं चला पाया, आप दूसरा स्टार्टअप करने का मन है, वो स्टार्टअप में जितने भी गुड्स वगैरह थे आप चाहते हैं कि ये सब अब क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए, हमें खत्म करना है, बिजनेस बंद करना है, वो भी बिजनेस है। क्लोजर ऑफ द बिजनेस यानी बंद कर रहे हैं, जो भी गुड्स लेके आए थे अब उसकी सप्लाई कर रहे हैं आप, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, वो भी बिजनेस हो गया। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब और एसोसिएशन एटसेट्रा, यानी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कौन, क्लब या एसोसिएशन, कोई फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कोई क्लब या एसोसिएशन, किसे, टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। ध्यान देना बेटा, यहां पर सिर्फ मेंबर की बात की गई है। क्लब या एसोसिएशन क्या करा रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है अपने मेंबर्स को कंसिडरेशन के लिए, तभी बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट
एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रमाइसिस, तो बेटा किसी सिनेमा हॉल या सर्कस या थिएटर वगैरह या किसी एंटरटेनमेंट प्लेस में आप जा रहे हैं और वहां पे आपके एडमिशन हो रहा है। एडमिशन का मतलब क्या, वहां पे एंट्री फी कुछ लग रही है, तो जो एडमिशन हो रहा है आपका वो भी क्या है, बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन में कवर है। सर्विसेज एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन, तो यानी बेटा इसकी अगर एक एग्जांपल ले, कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कोई सीएफओ रिगार्डिंग मर्जर विद अनदर कंपनी, तो उस बिजनेस। रेस क्लब इंक्लूडिंग ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर क्लब, तो समझिए बेटा टोटलाइजेटर होता क्या है। टोटलाइजेटर सिंपली क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस होता है। जितने भी बेट लगाई जाती है पंटर के द्वारा, पंटर क्या होता है बेटा, पंटर इज अ पर्सन हु प्लेसेस द बेट, यानी जो बेट लगाने वाले होते हैं वो पंटर कहलाते हैं। तो पंटर जितने भी ये बेट लगा रहे हैं उसे टोटलाइजेटर क्या करता है, उनकी कैलकुलेशंस करता है, और जब जीत जाते हैं पंटर तो विनिंग्स जो अमाउंट होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी टोटलाइजेटर करता है। तो टोटलाइजेटर का मतलब ये है। तो सिंपली उन एक्टिविटीज को कवर कर रहा है बेटा जहां पे एक रेस क्लब क्या कर रहा है, एक रेस क्लब बेट लगवा रहा है। तो जब ये रेस क्लब बेट लगवा रहा है तो वो भी क्या है, बिजनेस। एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जहां पर एज ए पब्लिक अथॉरिटीज है तो वहां पर भी क्या है, बिजनेस मान लिया जाता है। वो जितने भी एक्टिविटीज प्रोवाइड करा रही हैं वो सब क्या है, बिजनेस। तो बेटा समझ आया बिजनेस की डेफिनेशन को, बहुत ही वाइड किया गया है, एम्पलीफाई किया गया है बिजनेस की डेफिनेशन को। यानी कोई भी ट्रेड है, कॉमर्स है या प्रोफेशन है, वोकेशन है, एडवेंचर है या वेजिंग है, वो क्या है, भले उससे मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, बिजनेस है। उस ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन एटसेट्रा से क्या है, एक्टिविटी कोई इंसिडेंटल है या रिलेटेड है तो वो भी बिजनेस है। भले वो एक्टिविटी की वॉल्यूम ना हो, शून्य हो, एक ही बार हुई है फिर दोबारा कभी नहीं हुई, या उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कभी कभी जो है रोज हो जाती है, कभी जो उसे साल भर लग जाता है उस एक्टिविटी को होने में, तो वो भी बिजनेस है। कोई सप्लाई हो रही है या एक्विजिशन हो रहा है किसी गुड्स का या सर्विस का, और गुड्स में कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड है, किस वजह से आप कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या आप अपना क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप बंद कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, बिजनेस है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, वो भी बिजनेस है। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, वो भी बिजनेस है। सर्विसेज होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन, वो भी बिजनेस है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, वो भी बिजनेस है। एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज, वो भी बिजनेस है। तो ये बिजनेस में कवर कर लिया है बेटा। अब आते हैं फटाफट से अपनी डेफिनेशन पर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स, किसे करती है सप्लाई इंक्लूड्स। Supply includes all form of supply of goods or services for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अब समझ आया, जब एक पर्सन अपने बिजनेस में कोई सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की एक कंसिडरेशन के लिए, तो वो क्या मान ली जाती है, सप्लाई। इसमें से बेटा अगर ध्यान दे तो 2 पॉइंट निकल के आते हैं हमारे लिए। सबसे पहला क्या निकल के आता है, सबसे पहला पॉइंट है कि सप्लाई मस्ट बी फॉर गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो सप्लाई है वो कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी सप्लाई जो है वो गुड्स और सर्विसेज की ही होगी। दूसरी बात, सप्लाई जो है वो कंसिडरेशन के लिए होगी और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई, ये 2 पॉइंट समझ आ गए। अब बात करते हैं अपने एग्जांपल की। जॉन की जो जाते थे शाम को पार्क में और म्यूजिक बजाते थे वहां पर, और म्यूजिक बजाते थे तो क्या वो सप्लाई कर रहे थे, आंसर इज नो। सप्लाई अगर कर रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बेटा, ध्यान देना। गुड्स और सर्विस होने चाहिए प्लस कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ आया। जॉन जब पार्क में म्यूजिक बजा रहे थे, अपना गिटार सुना रहे थे लोगों को, तो उस समय जॉन जो है वो सर्विस तो प्रोवाइड करा रहे थे, सर्विस तो दे रहे थे, लेकिन कोई कंसिडरेशन थी ना, उनका कोई बिजनेस था ना, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। इस वजह से वो सप्लाई ट्रीट नहीं होगी। समझ आ गया। दूसरा हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था कि जॉन शाम को क्या करते हैं, बैंड है उनका और एक होटल में जाके म्यूजिक बजाते हैं और होटल वाला उन्हें मंथली पेमेंट करता है। तो इस केस में जॉन जो है
जो ये म्यूजिक बजाएंगे वो सप्लाई हो जाएगा। हो गया बेटा, कंसिडरेशन भी है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, और सर्विस भी है, तीनों चीजें हो गई। सप्लाई की डेफिनेशन समझ आ गई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। 4 लाइनों की डेफिनेशन के लिए 40 मिनट लग गए। तो लॉ जो है बेटा बहुत डीप कंसेप्ट है, बहुत ही पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। जब इसकी लैंग्वेज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो लॉ से आपको प्यार हो जाएगा। और मेरी गारंटी है फ्री क्लासेस के साथ आप कनेक्ट रहिए, आपको लॉ पढ़ने में क्या, एवरी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, और एग्जाम में बहुत ही इजी आप क्या करेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। पास होना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अभी तो पास होना भी ऐसा लगता है कि पास कैसे हो, पास सिर्फ पास हो जाए, भगवान पास करा दे। बट उसके बाद बेटा पास होना तो सिर्फ एक प्रायोरिटी नहीं, एक सेकेंडरी बात रह जाएगी। पास होने वाली बात तो फिर बेटा माइंड में आएगी नहीं, पास तो आप हो ही जाएंगे इजीली। सिंपल क्या रहेगा कि ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया, चीजें क्लियर। देखिए कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट पढ़िए। कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे तो वो चीजें आप लॉन्ग लाइफ तक रिटेन कर लेंगे। यहां पर आप सिंपली कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चंस लगाइए, और मैं कहता हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको रोक दे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या बोलता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज सप्लाई इंक्लूड्स। हम यहां से पढ़ रहे हैं, मैं दिखाऊं आपको, हम यहां से पढ़ रहे हैं सप्लाई इंक्लूड्स, यहां से बेटा। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स। ए पार्ट हो गया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब बी पार्ट क्या बोलता है, बी बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी जो क्लॉज ए हमने पढ़ा था बेटा, उसकी एक्सेप्शन आ गई, क्लॉज बी में एक्सेप्शन आ गई। सर कैसे, याद करो बेटा, वहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी था। सप्लाई होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की, प्लस कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये था। यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान दो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में सिर्फ कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, बट कंसिडरेशन होना जरूरी है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस तो उसमें क्या है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। ये वाला जो पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये हम डिटेल में समझेंगे। आज जो है हम इस डेफिनेशन को पूरा कवर कर लेते हैं सेक्शन 7 की। ठीक है बेटा, चलिए समझ आ गया। यानी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जब हम करेंगे, कंसिडरेशन के लिए करेंगे, तभी सप्लाई मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। और ध्यान देना, इसमें गुड्स नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सर्विस। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट सी, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज which specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration। ये अनदर एक्सेप्शन आ गई बेटा, एक अनदर एक्सेप्शन आ गई, किसकी, बिना कंसिडरेशन वाली एक्सेप्शन आ गई। वो बताता है कि जो एक्टिविटीज है वो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई कर दी गई हैं कि उन शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज को अगर आप करोगे बिना कंसिडरेशन भी, तब भी हम क्या मान लेंगे, वो सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। शेड्यूल 1 भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी से हमें कितने पॉइंट्स निकल के आए बेटा, जरा एक बार लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या बताया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बताया कि सप्लाई किसकी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला पॉइंट तो ये है बेटा, सप्लाई होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो सप्लाई हो रही है फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई बेटा? अरे बेटा हाँ बोलो ना जोर से। चलिए, फॉर ए कंसिडरेशन प्लस इसके साथ एक और कंडीशन अटैच थी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, दो कंडीशन तो ये समझ आ गई जो हमें क्लॉज ए से निकल के आई। क्लॉज बी ने कंडीशन क्या बताई बेटा? क्लॉज बी ने सर बताई एक कंडीशन कि जब होगी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, क्या होगी? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, तो उस केस में क्या होगा? फॉर ए कंसिडरेशन ही सप्लाई मानेंगे। फॉर ए कंसिडरेशन, वहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वहां पे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, क्लॉज सी क्या बोलता है? क्लॉज सी बोलता है कि जो शेड्यूल 1 है, जो शेड्यूल कौन सा है 1, उसमें जो एक्टिविटी स्पेसिफाई की गई हैं
जो एक्टिविटीज उसके अंदर स्पेसिफाई की गई हैं वो भी क्या है, सप्लाई हो जाएंगी। भले ही आप क्या करें, उन्हें विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई। यानी विदाउट कंसिडरेशन अगर आप शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ट्रीट होगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी। ये हमारे 3 क्लॉजेस यहां पर कवर हो गए बेटा। नेक्स्ट फटाफट से बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A की। 1A क्या बोलता है, 1A क्या बोलता है, 1A बोलता है where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। जहां पर कुछ एक्टिविटीज सबसेक्शन 1 के प्रोविजन की वजह से सप्लाई ट्रीट की जाती है, तो शेड्यूल 2 में उन सप्लाईज को जो है ट्रीट कर दिया गया ईदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई एज सर्विसेज। यानी शेड्यूल 2 में जो है लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या होंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो होगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है बेटा, समझ आ गया सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1A क्या डिफाइन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। ये बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। जो सबसेक्शन 1 में लिखा है मैं उसे नहीं मानता, ये सिंपल यहां से बोल रहा है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये कहता है जो मेरे बड़ों ने कहा मैं नहीं मानता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और such activities or transaction undertaken by central government, state government or local authorities which they are engaged as public authorities notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service। तो बेटा ये जो 2 क्लॉज हैं सबसेक्शन 2 के A और B वो डिफाइन करते हैं। शेड्यूल 3 में वो बोलते हैं कि वो जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई की गई है वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, यानी नेगेटिव लिस्ट की बात करता है। तो क्लॉज बी जो है वो बेटा बात करता है उन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन की जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एंगेज है एज ए पब्लिक अथॉरिटी। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जो हमने पढ़ी थी काउंसिल, उसकी रिकमेंडेशन पर क्या कर सकती है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट कर सकती है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। बेसिकली ये भी क्या है, नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन दी जा रही है। एग्जेम्पशन है चैप्टर नंबर 4। ये जो 2B की जो नोटिफिकेशन आई हुई है बेटा वो पूरा एक चैप्टर बना हुआ एग्जेम्पशन, हम वो वहां पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो क्लॉज ए में क्या बताया गया, नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 की, और क्लॉज बी में क्या बताया गया, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं या ट्रांजेक्शंस हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जेम्पशन की वो बात करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 क्या बोलता है, क्लॉज 3 बोलता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A एंड 2, यानी ये सुधरा हुआ बच्चा है। जो ये क्लॉज 3 है सुधरा हुआ बच्चा है। ये कहता है कि जो मेरे बड़ों ने कहा मैं उसी बात के साथ हूं, लेकिन कुछ मेरी भी सुन लो। जो मेरे बड़ों ने कहा वो तो है ही और मेरी ये बात है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A एंड 2, द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council specify by notification the transaction that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of service, or a supply of service not as a supply of goods। यानी सिंपली वो बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे स्पेसिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजैक्शन को। कैसे स्पेसिफाई करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू। कोई सप्लाई अगर सर्विस की ट्रीट हो रही है तो उसे गुड्स की भी बना सकती है, और अगर कोई सप्लाई गुड्स की ट्रीट हो रही है तो उसे सर्विस भी बना सकती है। ये बेसिकली पावर है गवर्नमेंट की, पावर की वो डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 3 में। तो जैसा कि हमने समझा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A ने क्या बताया, उसने डेफिनेशन दी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए सप्लाई, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, एक पर्सन के थ्रू होनी चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। ये बता दिया गया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन, भले ही वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, तब भी वो क्या हो जाएगी, सप्लाई ट्रीट होगी। सी क्लॉज में बताते हैं जो एक्टिविटी स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 1 में, वो विदाउट कंसिडरेशन अगर प्रोवाइड की जा रही है तब भी वो सप्लाई होंगी। 1A में उन्होंने बताया है कि शेड्यूल 2 में एक लिस्ट दी गई है जहां पर कुछ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन को हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस।
और जो बिगड़ा हुआ बच्चा था वो हमारा था सबसेक्शन 2। उसने बताया कि मैं नहीं मानता जो मेरे बड़ों ने कहा, यानी सबसेक्शन 1 में जो लिखा है मैं उसे ओवर रूल करता हूं। देखिए 1A को ओवर रूल नहीं कर रहा, ध्यान देना, यानी 1A में जो लिखा है उसे ओवर रूल नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, 1A में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, 1 को ओवर रूल कर रहा है, सिर्फ 1 को ओवर रूल कर रहा है, सबसेक्शन 1 को ओवर रूल कर रहा है। वो बोलता है कि सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ मैं उसे नहीं मानता। शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब नेगेटिव लिस्ट है। या गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल क्या स्पेसिफाई कर सकती है कि कोई भी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन नीदर एज ए गुड्स ऑफ सप्लाई नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चलिए। और ये सुधरा हुआ बच्चा क्लॉज 3 ये क्या बोलता है कि जो मेरे बड़ों ने कहा मैं उसका सम्मान करता हूं। कुछ अपनी बातें बताता हूं कि गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल क्या स्पेसिफाई कर सकती है, सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकती है या सप्लाई ऑफ सर्विस को सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकती है। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, 1A, 2 एंड 3। यहां तक हमने समझा। इसे अब आप पढ़िए अच्छे से। इसका जो एनालिसिस है वो बुक में दिया हुआ है, उसे आप होमवर्क के लिए रखें। तो ये थे बेटे हमारी आज की क्लास। अब आप करिए रिवीजन, और इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।